जय हिंद। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। राजस्थान के इतिहास के पिछली सभी श्रृंखलाओं में और क्लासों में हमने चौहान वंश को डिस्कस किया था। उसमें होने वाले प्रतापी राजाओं के बारे में बातचीत की थी। उसमें हमने जाना था कि कैसे विग्रहराज चतुर्थ एक प्रतापी राजा था, जिसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपलब्धियों को और राजनीतिक उपलब्धियों को हमने जाना था। आज की ये क्लास या अन्य जो भी क्लास है पिछली, वो सभी राजस्थान में होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो आरएएस हो, पटवारी हो, एलडीसी हो या राजस्थान स्तर पर होने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि विग्रहराज चतुर्थ नाम का एक प्रतापी राजा होता है और उसकी सारी उपलब्धियों को जानने के पश्चात हमने एक ओवरव्यू देखा था कि किसके बाद में कौन सा राजा आ रहा है। विग्रहराज चतुर्थ के पहले उनके पिताजी को और उनके पहले जो है उनके पिताजी को हमने डिस्कस किया। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्णोराज जी की हत्या करने के बाद जगदेव राजा बनता है। जगदेव एक पितृहंता था। एक पितृहंता राजा जो है वो गद्दी पर नहीं बैठे, या फिर एक समाज में गलत मैसेज जाता है कि पितृहंता राजा गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। सामंतों ने विग्रहराज चतुर्थ की सहायता से जगदेव को गद्दी से हटा दी। विग्रहराज चतुर्थ जगदेव के पश्चात राजा बनता है। ये उसके पश्चात विग्रहराज चतुर्थ का कालक्रम चौहानों के, अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल बताया जाता है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ अपने पुत्र को राजा बनाकर जाते हैं, अपर गांगे को। अपर गांगे एक योग्य शासक न होने की वजह से या फिर दुर्बल शासक होने की वजह से जगदेव का जो पुत्र है पृथ्वीराज द्वितीय, वो अपर गांगे की हत्या करता है, अपर गांगे को हटाता है राजगद्दी से और खुद बैठता है। यानी कि चौथा शासक कौन आ गया? पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय विग्रहराज चतुर्थ के दोनों पुत्र अपर गांगे हो या नागार्जुन, दोनों का दमन करता है। बारी बारी से दोनों का दमन के पश्चात पृथ्वीराज द्वितीय के साथ में एक विचित्र बात यह थी कि यह निसंतान था, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो जब सामंतों के बीच में यह प्रश्न आया कि पृथ्वीराज द्वितीय का कालक्रम जब खत्म हो जाएगा तो राजा किसे बनाया जाए, वो समय भी आ गया जब पृथ्वीराज द्वितीय अपने अंतिम समय में थे और उन राजगद्दी रिक्त हो गई। तो सामंतों को याद आता है कि अर्णोराज जी का एक दूसरा पुत्र और है जो उनकी दूसरी पत्नी से है, जिसका नाम है सोमेश्वर। तो सामंत सोमेश्वर को गद्दी पर बिठाते हैं, गुजरात से सोमेश्वर को लेकर आते हैं और अजमेर में लाके राजा बनाते हैं। सोमेश्वर के पश्चात सोमेश्वर का कालक्रम अच्छे अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है, अच्छे से राज करते हैं सोमेश्वर। और उनके पश्चात उनका एक प्रतापी पुत्र, उनका सबसे योग्य पुत्र, जिसे आज हम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जानते हैं, वो राजा बनता है। उसका नाम है पृथ्वीराज द्वितीय और तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। सोमेश्वर का एक और पुत्र हरिराज, वो उतना योग्य नहीं होता तो उसे राजा नहीं बनाया जाता। उसके बाद में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय के बाद इनके पुत्र गोविंदराज की बात करते हैं, जो कि रणथंभौर चले जाते हैं। और इनका एक और पुत्र होता है लक्ष्मण सिंह, जो कि नाडोल चला जाता है, नाडोल पाली में है।
उस बारे में हम बात कर चुके हैं कि इनकी शाखा कहाँ कहाँ है। उसके बाद में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पृथ्वीराज द्वितीय है। ये शाखा और ये कालक्रम आपको समझाने के पीछे उद्देश्य केवल ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, आपके माइंड में एक मैप तैयार हो जाए कि इसके बाद में ये और इसके बाद में ये राजा बना था, आपको एक कालक्रम अनुसार, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। कभी कभार एग्जामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनका ऑर्डर बताइए, तो आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। एग्जामों में विग्रहराज से, सोमेश्वर से, अजय राज से, इन सभी से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज उसी में हम एक प्रतापी राजा, एक कह सके कि पृथ्वीराज द्वितीय अपने आप में बहुत शक्तिशाली राजा था। अपने पिता का बदला लेने के लिए वो अपरगंगे और नागार्जुन का दमन करता है। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में हमें दो अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त होती हैं। पहला अभिलेख हासी अभिलेख है जो 1167 ईस्वी का है। हासी अभिलेख के बारे में हमने, याद करिए, पहली क्लास में भी बात की थी जब हम चौहानों का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, चौहानों की उत्पत्तियों के मत देख रहे थे। हासी अभिलेख चौहानों के चंद्रवंशी होने का मत बताता है। हासी अभिलेख में हमें जानकारियां मिलती हैं। हासी अभिलेख हरियाणा से मिलता है और उसमें जानकारियां मिलती हैं कि पृथ्वीराज द्वितीय ने हासी महल का निर्माण करवाया। उसके बाद में हमें एक और अभिलेख मिलता है, उसका नाम है धौड़ अभिलेख। हासी अभिलेख के एक वर्ष पश्चात धौड़ अभिलेख की रचना हुई और धौड़ अभिलेख में हमें इसकी एक रानी है, रूठी रानी, जिसे इतिहास में सुहाव देवी के नाम से भी जाना जाता है। हमें उस सुहाव देवी का जिक्र मिलता है। धौड़ अभिलेख में हमें रूठी रानी के मंदिर का, उसने एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर का उल्लेख भी मिलता है। धौड़ अभिलेख में हमें सुहेश्वर मंदिर का अभिलेख मिलता है जो मैनाल में है। इसकी रानी का अभिलेख में एक स्टेटमेंट मिलता है जिसमें सुहाव देवी कहती है कि मेरे पति ने उसका जो राज्य है वो अपने बाहुबल से प्राप्त किया, किसी से जो है भीख में नहीं मांगा, बल्कि अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं के दम से उस राज्य को प्राप्त किया था। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में जब पृथ्वीराज द्वितीय का कालक्रम खत्म होता है तो हम बात कर चुके हैं कि सोमेश्वर को लाया जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब अर्णोराज जी की हत्या जगदेव कर देता है, तब जो अर्णोराज जी की दूसरी पत्नी है कांचन देवी, जो गुजरात से थी, उसे लगता है कि ये जब पिता की हत्या कर सकता है तो ये मुझे भी कभी भी मार सकता है। तो वो डर जाती हैं और गुजरात चली जाती हैं अपने पुत्र सोमेश्वर को लेकर। सोमेश्वर का बचपन जो है वो गुजरात में ही बीतता है, इसकी शादी वगैरह सब वहीं पे होती है। सोमेश्वर को जब वापस अजमेर लाया जाता है तो हम एक बात करेंगे कि सोमेश्वर को अजमेर की गद्दी पे जब बिठाया जाता है तो सोमेश्वर की सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में आज हम बात करेंगे कि सोमेश्वर क्या क्या ऐतिहासिक घटनाओं में भागीदारी निभाता है। सोमेश्वर जो है वो जब गुजरात होता है तो वो अपने मामा कुमारपाल चालुक्य को, या कुमारपाल चालुक्य के लिए उनकी तरफ से एक युद्ध लड़ता है, जिसके बाद में इसकी ख्याति होती है, सोमेश्वर का नाम होता है।
वो कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराता है, उनसे युद्ध होता है। इस युद्ध के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं कि सोमेश्वर मल्लिकार्जुन का सर काट देता है, सर धड़ से अलग कर देता है अपने मामा कुमारपाल चालुक्य के कहने पर। तो इसके बारे में हम जानकारियां पढ़ रहे हैं कि कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन की हत्या कर देता है। उसके बाद में ये बात चेदी जो है, चेदी महाजनपद उस समय हुआ करता था। चेदी महाजनपद के अचल राज कलचुरी को पता चलती है, जो कलचुरी वंश का राजा था। उसे जब पता लगता है कि इतना प्रतापी राजा है जिसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हरा दिया, मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे करूंगा। तो सोमेश्वर का विवाह जो है वो कर्पूरी देवी से करते हैं। उसके बाद में हम सोमेश्वर की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखें तो सोमेश्वर ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, वैद्यनाथ मंदिर अजमेर में। और उसने स्वयं के और अपने पिता, उनके पिता कौन, अर्णोराज जी, जिन्हें आना जी के नाम से हम जानते हैं, उनके स्मारक बनवाए, उनकी मूर्तियां जगह जगह लगवाई। और उसके बाद इसी के काल में बिजोलिया अभिलेख की रचना हुई। बिजोलिया अभिलेख आप सभी को याद आ रहा होगा कि आपने किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पढ़ा होगा कि बिजोलिया अभिलेख से बहुत प्रश्न आते हैं। बिजोलिया अभिलेख किसके समय लगवाया गया, बिजोलिया अभिलेख में क्या जानकारियां मिलती हैं, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो है वो किस अभिलेख से पता चलता है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, या बिजोलिया अभिलेख को घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आज उसी बिजोलिया अभिलेख के बारे में हम विस्तृत जानकारियां प्राप्त करेंगे कि बिजोलिया अभिलेख एक्चुअल में कहां पर था, किस उपलक्ष्य में ये लगवाया गया, इसमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, कौन सी बातें हैं जो इससे प्रमाणित होती हैं, उसी बारे में हम आज जानकारियां प्राप्त करेंगे। बिजोलिया अभिलेख 1170 में लगवाया गया और ये सोमेश्वर के समय का अभिलेख है। बिजोलिया अभिलेख में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम एक उपलक्ष्य की बात करते हैं कि बिजोलिया अभिलेख क्यों लगवाया गया। फिर हम इनके रचयिता, इसके लेखक और इसके उत्कीर्णक के बारे में बात करेंगे, एनग्रेवर के बारे में बात करेंगे कि इसका जो कंपोजर, राइटर और एनग्रेवर कौन है, उसके बारे में बात करेंगे। बिजोलिया अभिलेख एक मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर में एक कुंड का निर्माण होता है और उस कुंड के निर्माण करवाने वाले जो महंत थे या जो संत थे वो दिगंबर जैन लोलाक, जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, दिगंबर जैन लोलाक जो है वो पार्श्वनाथ मंदिर में एक कुंड का निर्माण करवाते हैं। उस कुंड के निर्माण की स्मृति में, उस कुंड के निर्माण के उपलक्ष्य में बिजोलिया अभिलेख लिखाया जाता है। बिजोलिया अभिलेख के रचयिता हम बात करें तो गुणभद्र हैं। एक बार यूं देखना आप कि इसके लेखक जो हैं वो केशव हैं और इसके उत्कीर्णक जो हैं वो गोविंद हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये रचयिता, लेखक और उत्कीर्णक तीन व्यक्ति कैसे हैं एक ही? भाई तो ऐसा है कि मान लीजिए कि मैं मेरे स्तर से आपको कुछ ऐसी बातें लिखवा दूं, कहानियां लिखवा दूं, कुछ निबंध लिखवा दूं, मैं अपने से कंपोज करके लिखवा दूं, तो मैं क्या हुआ, कंपोजर। आपने उन चीजों को लिखा है बकायदा, तो आप उसके लेखक हो गए। अगर आप अपने किसी दोस्त से, भाई से कह दें कि ये जो मैंने लिखा है इसे आप दीवार पर गोद दीजिए, दीवार पर खोद दीजिए उन चीजों को,
तो अगर वो दीवार पर खोद दे तो वो उसका उत्कीर्णक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि बिजोलिया अभिलेख में क्या जानकारियां मिलती हैं जिसकी वजह से ये इतना फेमस हुआ या इतनी बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी क्या जानकारियां मिलती हैं बिजोलिया अभिलेख में, इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि ऐसा क्या है। तो इसमें जो है वो एक राजा की जानकारी मिलती है। चौहानों में एक राजा हुआ, राजा सामंत। चौहानों की जितनी वंशावलियां हैं बिजोलिया अभिलेख में उन सभी का वर्णन है, वासुदेव से, उनके आदि पुरुष वासुदेव से लेकर के यहां तक। तो हम देखते हैं कि राजा हुआ राजा सामंत, उसके बारे में बिजोलिया अभिलेख में मिलता है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। यहां लिखा हुआ है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। और हम जानते हैं कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण होने का जो साक्ष्य मिलता है या ब्राह्मण होने के जो मत दिए जाते हैं उनमें हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा, बिजोलिया अभिलेख। तो बिजोलिया अभिलेख में भी यही जानकारियां मिलती हैं कि चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। उसके बाद में सोमेश्वर के बारे में जानकारियां मिलती है कि सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव जो है वो दान में दिया था। रेवणा नामक गांव, कौन सा नाम? रेवणा नामक गांव। कई बार प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, बिजोलिया अभिलेख को ध्यान से पढ़ें। बिजोलिया अभिलेख से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके आदि पुरुष सांबर झील का निर्माण करवाते हैं। यह भी बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है। 551 एडी की जो घटना है, जब सांबर झील का निर्माण करवाया जाता है वासुदेव के द्वारा, इनके आदि पुरुष के द्वारा, वो चीज भी बिजोलिया अभिलेख में लिखी हुई है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ, जिनके बारे में हम पिछली क्लास में बहुत विस्तृत जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विग्रहराज कितने प्रतापी राजा थे। तो विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करते हैं, दिल्ली के तोमरों को हराते हैं, वो भी बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है। उसमें एक जानकारी लिखी हुई है कि जो मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे डोली कहा जाता था, उसे डोली कहा जाता था, उस टर्म को डोली कहा जाता था। आज भी आप पश्चिमी राजस्थान या ये जो पश्चिमी राजस्थान या सीमा से लगता हुआ जो बेल्ट है, आप वहां चले जाएं, आप पूछें कि मंदिरों की भूमि को क्या कहा जाता है, तो डोली कहा जाता है, वो बताएंगे आपको। उसके बाद में शैव और जैन तीर्थकों के नाम मिलते हैं। शैव और जैन तीर्थों के नाम मिलते हैं। कौन कौन से जैन तीर्थ थे, कौन कौन से शैव तीर्थ थे, इनके बारे में हमें जानकारियां और नाम प्राप्त होते हैं। बिजोलिया अभिलेख में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो राजस्थान के उस समय के जो नगर थे, उस समय के जो नगर थे उनके नाम मिलते हैं। वर्तमान में उनके नाम क्या थे, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विजयावल्ली की। विजयावल्ली आज के समय बिजोलिया के नाम से जानी जाती है, जहां पर ये अभिलेख लगा हुआ है। उसके बाद में उत्तमाद्री, ऊपर माल वाला इलाका, ये जो ऊपर माल वाला बेल्ट है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब आपको बताया जाता है कि ये जो उदयपुर वाला जो बेल्ट है, जो भीलवाड़ा और यहां तक है फैला हुआ है, वो जो बेल्ट है वो ऊपर माल वाला इलाका है। उसे उत्तमाद्री के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में हम जानते हैं शाकंभरी। हम पढ़ते हैं कि कैसे शाकंभरी चौहान कहा जाता है चौहानों को, क्योंकि शाकंभरी माता जो है इनकी कुल देवी है। इसे सांबर के आसपास चौहानों का उदय हुआ, तो शाकंभरी माता का हम पढ़ते हैं।
उनके बाद में अहिछत्रपुर नागौर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो अहिछत्रपुर नागौर, अहिछत्रपुर को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है अब, नागौर कहा जाता है, या नागौर को पहले अहिछत्रपुर कहा जाता था, ऊपरमाल को पहले उत्माद्री कहा जाता था, बिजोलिया को पहले विजयावल्ली कहा जाता था। उसके बाद में हम नड्डुल की बात करें तो उसे वर्तमान में नाडोल कहा जाता है, या नाडोल को पहले नड्डुल कहा जाता था। जाबालीपुर की बात करें तो जालोर, हम जालोर के नाम से जानते हैं, जाबालीपुर अभी जालोर के नाम से जानते हैं हम। उसके बाद में श्रीमाल, श्रीमान यानी भीलमाल, भीनमाल वाला जगह जो कि उदयपुर में पड़ता है। दिल्ली का, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है कि दिल्ली का, दिल्ली। उसके बाद में नागहरी, जिसे हम नागदा के नाम से जानते हैं, जयपुर में नागदा। और मांडलकर, जिसे हम मांडलगढ़, मांडलगढ़ के नाम से जानते हैं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। उसके इन बिजोलिया अभिलेख के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के पश्चात हमने जैसा कि ट्री पढ़ी, फैमिली ट्री, उसमें हम देखेंगे कि सोमेश्वर के बाद एक प्रतापी राजा हुआ पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जानते हैं, जिसे हम राय पिथौरा दलपुंगल के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज जो हमने पढ़ा कि कैसे पृथ्वीराज द्वितीय ने क्या क्या उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उनके बारे में कौन से अभिलेख से जानकारियां मिलती हैं, उसके पश्चात हमने सोमेश्वर के बारे में जानकारियां प्राप्त की कि वो पहले गुजरात था, फिर उसने कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया। उन सभी बातों को के बाद में हमने बिजोलिया अभिलेख, एक प्रमुख अभिलेख है, उसके लगाने का पीछे का महत्वपूर्ण कारण, उसमें उपलब्ध जानकारियां, उसके उत्कीर्णक, रचयिता और लेखक के बारे में जानकारियां प्राप्त की। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय ने क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां, क्या क्या ऐतिहासिक उपलब्धियां, क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियां थी, और कैसे वो इतिहास का सबसे प्रतापी राजा बन गया। उन सभी जानकारियों को हम अगली क्लास में देखेंगे। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।